लेकिन मदनी साहब का बयान वक्फ को लेकर, चाहे मुर्शिदाबाद, त्रिपुरा जहां बीजेपी की सरकार है, इन जगहों पे भी हर जगह आखिर वक्फ को लेकर सरकार कितनी यहां सतर्क दिखाई देती है, जरा यह भी आपसे समझना चाहूंगा। राजनीति की बात हम करेंगे। और आज है 13 तारीख, 3 दिन बाद, ठीक तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इसी मसले पर सुनवाई करने जा रही है। दोस्तों, यह बात आप लोगों को बता दूं कि उस दिन 16 तारीख को शुरुआत से आप लाइव देखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज जैसे हम हमेशा करते रहे हैं, और वो देखेंगे जैसे ही इस पिटीशन पर सुनवाई शुरू होगी, पल पल की रिपोर्ट, एक एक जिरह आप तक हम पहुंचाएंगे। वक्फ कानून बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हो रही है वो सब कुछ हम हिंदी में सुनाएंगे आपको। जयशंकर जी। राजीव जी, महमूद मदनी साहब को अभी जो थोड़ा बहुत ही सुना हम लोगों ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें कही, मुझे उनकी चिंता और उनकी बातें जायज लगती हैं। और ये बात तो एकदम सही है कि दो इसके इरादे हो सकते हैं, इसके पीछे जो निहितार्थ हो सकते हैं वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जो कानून बनाया है। एक तो मुसलमानों को किसी न किसी बहाने छेड़ने की, चिढ़ाने की, प्रोवोक करने की कोशिशें, चाहे वो 3 तलाक रहा हो, चाहे वो 370 रहा हो, चाहे वो इस तरह के जितने भी अभी काम हुए हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक रहा हो, या अभी वक्फ कानून है उसमें जो फेरबदल करने की बात हो। दूसरा उसका है, वो भी मदनी साहब की बात मुझे जायज लगती है, कि सरकार की निगाह वक्फ की जमीनों पर है और उसको किसी न किसी रूप में कारपोरेट सेक्टर को वो देना चाहते हैं। उनके कब्जे अगर जहां कहीं भी हो गए हैं उसको जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है इस नए अधिनियम के जरिए। आपको पता है कि मुंबई में जो एक बड़े भारी उद्योगपति जो हैं, देश के पहले दूसरे नंबर पे होते रहते हैं, उनका जो एंटालिया है बिल्डिंग है, वो यतीम खाने की विवादित जमीन पे बना हुआ है, जिसको लेकर के अदालत में मुकदमे भी है। वो वक्फ की संपत्ति रही, वक्फ बोर्ड ने उस पर भी चैलेंज किया हुआ है। इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं। और ख़ास तौर से मुझे बता रहा हूँ, मुझे तो ये जानकारी है अच्छी तरह से कि जब बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कनफुकवा तंत्र है, उसने गांव-गांव में खास तौर से दलित बस्तियों में जा करके ये समझाने की कोशिश की लोगों को कि ये जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ये जो जगह बनी हुई है, ये सब तुम्हारी ज़मीन पर बना हुआ है, हमारी ज़मीन पर बना हुआ है, और हमारी सरकार बन जाएगी, हम आएंगे तो इन जगहों को खाली करा करके तुम्हारे बीच में बांट देंगे। अब वो एक और चुग्गा फंसा रहे हैं, जैसे अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है तो इसको और जोर शोर से कहेंगे कि देखो जी हमने कर दिया कानून, अब जमीन आपको मिलेगी। अब कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये पता नहीं किसको मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सरकार की और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य रूप से दो तरह की जो बातें हैं यही उभर करके आ रही हैं कि इस बहाने किसी न किसी तरह से एक तो उत्तेजना का माहौल बने जिससे दंगे फसाद हों, और उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की राजनीति में उनको फायदा मिले। लेकिन महमूद मदनी साहब का एक बयान जो है वो तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपने जो बताया था उसमें है वो जी कि विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसक ढंग से विरोध और प्रतिरोध होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि जरा सा भी किसी तरह का नारेबाजी इस तरह का कुछ होगा तो जो विध्वंसकारी तबके हैं ये लोग किसी न किसी बहाने उसमें घुसपैठ करके कहीं पत्थरबाजी कर देंगे, कहीं कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बदनाम करने का इनको मौका मिलेगा। तो इससे महमूद मदनी साहब की ये जो सलाह है वो बहुत अच्छी है, वो ठीक है। और दूसरी बात, मेरा तो कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो उसका इंतजार भी कर लेना चाहिए कि ठीक है, देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसकी जो बात बन रही है। क्योंकि जनता को सरकार के किसी भी कानून या संशोधन का समर्थन करने का अगर अधिकार है तो विरोध करने का भी उतना ही अधिकार है। अब ये सरकार जो है वो किसके विरोध को सुनती है, किसके विरोध को नहीं सुनती है, ये सरकार पर है, या वो विरोध की ताकत पर भी है। अगर जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, इतना लंबा चला, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसमों में किसान भाई लगे रहे,
दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। 600-700 किसान मारे गए या उनकी मृत्यु हो गई आंदोलन के दौरान। उसके बाद सरकार का दिल पसीजा, सरकार ने वो कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उनको अभी तक धोखे में रखा। आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देने का वचन पूरा नहीं किया सरकार ने। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं जी इस मौके पर, जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि वो एक खास समुदाय के लोगों ने किया था, उसमें अगर जन सहभागिता हो जाती और लोग भी उसमें शामिल हो गए होते तो एक अलग बात होती, लेकिन उसको इनको हाशिए पर डालने में बड़ी सहूलत मिल गई और उसकी सुनवाई इन्होंने नहीं की। और हालांकि उसको भी 3 साल तक 4 साल तक अभियंस में रखा। जब चुनाव आया 2024 का, तो उसके पहले हमको लगता है शायद 1 आध महीने पहले उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। तो इनका सारा काम तो राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से होता है, और उसी हिसाब से चूंकि एक टारगेट बना लिया है इन्होंने कि इनके खिलाफ इनको खलनायक बना करके हमको अपनी राजनीतिक उल्लू हमारा सीधा करना है, तो उस काम में लगे हुए हैं। और दूसरी बातें बहुत सारी, जैसे आपने कही बिहार के बारे में है, या एनडीए के घटक दलों में जो सिर्फ उठौल वाली बात है, तो ठीक है, जब एक साथ रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं खटपट होगी ही। अब नीतीश कुमार को कभी कहा जाता है प्रधानमंत्री बना देंगे, कभी कहा जाता है आप गृह मंत्री बन जाइए आकर के, कभी मतलब 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई ठीक है, हम जब रहेंगे तो हम यही रहेंगे, आपको क्या दिक्कत है। हालांकि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर के लगातार संदेह पैदा किए जा रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ और हैं कि नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि वो उनकी अब 2 ही ख्वाहिश लगती है, मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री बनने का उनका एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाए जिसको कोई और तोड़ ना पाए, और दूसरा ये कि उनके बेटे को राजनीति में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उनको इसके अलावा और कोई चिंता उनको लगती नहीं है। और हो सकता है कि उनके अंदर के जो भी है पिछले उनके सरकारों के जो कुकर्म रहे होंगे, उसको लेकर डर भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईडी सीबीआई घर घर हमारे घरों में भी पहुंच जाए। तो ये भी हो सकता है, इसलिए वो अभी फिलहाल तो बंधे ही हैं, बंधे रहेंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग ये बातें उड़ाते रहते हैं कि नहीं वो फिर पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होगा। और एकनाथ शिंदे लगातार उनकी बातें आती रही हैं, वो अजित पवार क्या हो, तो हमको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ भी उनकी नहीं बन रही है, अंदर खाने की बात तो यही बता रहे हैं लोग। लेकिन अब वो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जा करके वहाँ पे उनको समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, क्या होगा, उनकी अंदरूनी बातें हैं। दूसरी बात, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात हो रही थी, अब ये तो आपने ठीक कहा कि भाई अमित शाह जी तो संसद के अंदर कह रहे थे कि क्या अम्बेडकर 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 के रट लगाए रहते हैं, इतना तो भगवान का नाम लिया होता तो क्या से क्या हो जाता, और उसकी जगह प्रधानमंत्री हमारे अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं। लेकिन ये तो वही है कि मतलब आप अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं और अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लगातार धता बता रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इसी मंच से कितनी बार कहा है मैंने, आज एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लोकसभा में उपाध्यक्ष के नाम का पद जो है 6 साल से खाली पड़ा है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, लेकिन उस संविधान को धता बताते हुए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी या उनकी एनडीए की सरकार आज तक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करवा रही है। तो एक संविधान को सीधा सीधा धता बताने की बात हो रही है। जिस तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का ये हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उनके अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, यह सब संविधान पे आघात है, प्रतिघात है। लेकिन अब ठीक है, चूंकि अभी आपकी सरकार चल रही है तो आप जो चाहें सो करिए। और दूसरी बात, जैसे यूपी में कहा आपने, जो सशस्त्र तांडव देखा गया आगरा में, वो इस देश के आने वाले भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है। उसमें जिस ढंग का तांडव किया करणी सेना के नाम पे वहां के लोगों ने, बाहर से आए हुए लोगों ने जी, क्या वहां कोई राज्य सरकार है क्या, या राज्य सरकार के संरक्षण में उनके इशारे पर ही ये सारे लोग जमा हुए थे? मानो आप पूरी तरह से, जिस तरह से इस देश में जाति युद्ध, गृह युद्ध भड़काने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रही है आपको कि अगर इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक एकजुट होकर के सड़क पे आ गया, आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में लाठियां हैं, आपके
हाथ में और सारे हथियार हो सकते हैं, लेकिन अगर निहत्था भी सड़क पे आ जाएगा तो आप कहाँ ठहरेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि अब जबकि सत्ता का संरक्षण है तो लोग आकर के बात कर रहे हैं। बिल्कुल उस प्रदर्शन में यानी सियासत पे, क्योंकि चाहे केरल के राज्यपाल हों, चाहे वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हों, अगर तलवार लटकती है तो सबके ऊपर लटकती है। और सब जगह हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही, अगर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है तो वहां पर राज्यपाल अपने हिसाब से, धनखड़ साहब का आप याद कीजिए, वो थे जब वेस्ट बंगाल में, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ममता बनर्जी और धनखड़ साहब दोनों बिल्कुल जंग का मैदान छिड़ा हुआ था। बिल्कुल जयशंकर जी, पूरे देश में राज्यपाल जो हैं उनकी स्थिति जो बना दी गई है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रभारी होते हैं, हर राज्यों में प्रभारी नियुक्त किया जाता है, उसी तरह से राज्यपालों की हैसियत हो गई है कि राज्यपाल का काम जो है वहाँ संविधान की रक्षा या संवैधानिक दायित्वों का पालन करना नहीं होता है। वो सरकार पे कैसे नकेल कसेंगे, कैसे अपना सब, भाई महाराष्ट्र के जो राज्यपाल महोदय थे उनके बारे में तो क्या क्या निकल करके आ गया, वहाँ तो सरकार भी थी। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। बताना कि संविधान को धता बताने का काम तो लगातार हो रहा है, इसमें कहीं दो राय हो ही नहीं सकती है। तो जिस तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल महोदय की भूमिका थी तो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब आप सरकार बदल गई तो अब उनकी भूमिका बदल गई। तो ये है, मतलब प्रभारी के रूप में ही उनका काम हो रहा है। अब ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है और बहुत शानदार स्टैंड लिया है, सराहनीय स्टैंड लिया है कि वो आज की तारीख में जो संविधान की रक्षा का दायित्व अगर कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ हमारी सर्वोच्च अदालत में हो रहा है। अब ये कब तक हो पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ एक फैसले जब चंद्रचूड़ साहब ने भी लिए थे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भी, तो उस समय भी हम लोग को उम्मीद काफ़ी बन गई थी। लेकिन बाद के फैसलों में जब वो भगवान की इच्छा के अनुसार या भगवान की कृपा के अनुसार जब फैसले सुनाने लगे तो थोड़ा सा मामला बदल गया था। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होगी और राज्यपाल को भी लाइन पे लाया जाएगा कि भाई देखिए, दूसरी बात यह है कि वो राज्यपाल चाहे तो राज्य सरकार की सिफारिश को मना कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसी सिफारिश को मंत्रिमंडल दोबारा अगर भेज देता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो उसको मंजूर करना ही करना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आप रोक करके रखेंगे 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने आप दबा करके, फाइल दबा करके बैठ जाएंगे, ये तो कहीं नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बात जो है, अब उस पर भी बहुत बातें हो गई हैं अमित शाह जी के बारे में, उनकी दौड़ धूप बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है। असल में देखिए क्या है, कई चीज़ें जैसे प्रधान जी बता रहे थे, नागपुर वाला कनेक्शन जो है, नागपुर में जो मोदी जी की पेशी हुई है, दरअसल बात एक और है कि इसी साल सितंबर महीने में ये तय होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद या आरएसएस ने जो कसौटियां बनाई थी भाजपा के लोगों के लिए कि 75 साल के बाद वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसी नाम पर अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बहुत सारे लोगों को, हुकुम देवनाथ यादव, ऐसे तमाम लोगों को घर बैठा दिया गया था, टिकट नहीं दिया गया या मंत्री पद नहीं दिया गया था। तो अब उसका क्या पालन नरेंद्र मोदी जी के मामले में भी होगा, क्योंकि 75 साल पूरा हो गया, सितंबर महीने में उनका होगा पूरा। तो अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि संघ ने तय कर दिया या कुछ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेने की हैसियत तो अभी मेरे ख्याल से शायद किसी में नहीं है कि संघ से सीधा कोई कन्फ्रंट कर पाएगा। लेकिन अगर संघ ने तय कर दिया कि नहीं साहब वो कसौटी तो ऊपर से नीचे तक हर जगह लागू होगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके लिए भी एक चहलकदमी या जो सक्रियता ढंग की शुरू हो जाती है। उसको अमित शाह जी की सक्रियता के रूप में भी देखा जा सकता है कि वो अपना, भाई वो तो माने ही जाते हैं कि मोदी जी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जनाधार जो है या भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत एक जनाधार बन गया है, उसके लिए कौन मुफीद होगा, कौन हिंदुत्व का पोस्टर बॉय होगा, कौन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पोस्टर बॉय होगा, कौन आरएसएस का समर्थन किसको हासिल होगा, इसके लिए योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। उधर असम के भाई जो पलटीमार हैं हिमंता बिश्व शर्मा जी, वो भी लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने ढंग से काम करेंगे,
लेकिन मुझे लगता है कि सितम अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं चुन पाई है। और हम तो कब से सुन रहे हैं कि साल भर पहले से ही साहब वो चुनाव आएगा, वो चुनाव हो जाएगा तो उनका कार्यकाल तो पूरा हो गया है, लेकिन अब नया अध्यक्ष आ जाएगा। लोकसभा चुनाव हो गया, फिर विधानसभाओं के चुनाव आ गए, हरियाणा हो गया, फिर महाराष्ट्र भी हो गया, फिर दिल्ली भी हो गया, और लगातार पता नहीं उनका कौन सा संविधान है, किस ढंग के संविधान पर काम करते हैं वो लोग, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज तक मतलब आरएसएस का भी दबाव कितना भी रहा हो, लेकिन अभी तक तो अध्यक्ष नहीं बन पाया भारतीय जनता पार्टी का। नड्डा जी का उत्तराधिकारी तो तय नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें अभी आने वाले दिनों में काफी मायने रखेंगी। और दूसरी बात जो है, देखिए ये बातें करने वाली बातें नहीं है। पंकज जी एकदम ठीक कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उसमें भी शामिल हुए थे सीएए के खिलाफ आंदोलन में। मेरे जैसे आदमी भी, हम भी गए थे, शाहीन बाग भी गए थे, इलाहाबाद के मजमे में भाषण भी किया था, मुजफ्फरपुर के भी उनके जलसे में शामिल हुआ था। लेकिन आम जनता के तौर पे मैं आपसे बता रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आम जनता के तौर पे, राजनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक दलों, मैंने मुजफ्फरपुर में सवाल किया था लोगों से। हमने कहा कि भाई यहाँ कांग्रेस के लोग आए थे, आरजेडी के लोग आए थे, जनता दल यू के लोग भी आए थे क्या? उन्होंने कहा हाँ साहब आए तो थे। हमने कहा कौन लोग थे? कहा हमारे ही लोग थे। तो अब इस ढंग की जो बातें चलेंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी सहभागिता, अगर आप उनकी समस्या को वाजिब समझते हैं तो आपको पूरी तरह से उनके साथ खड़ा होना होगा, उनके साथ मिलके एकजुटता बनाई जानी होगी। जैसे मान लिया रामजी लाल सुमन जी के बारे में जिस तरह हुआ कि एक दलित सांसद ने चूंकि बोल दिया, वो संसद की कार्रवाई से भी हटा दिया गया, लेकिन उसके पीछे लोग तलवार लेकर के पड़े हुए हैं। आगरा में जिस ढंग का तांडव हुआ और जिस ढंग के बयान आए, घर में घुस के मारेंगे और कत्ल कर देंगे और अखिलेश यादव को मार डालेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं और एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक जो है किसी आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये बहुत चिंताजनक बातें हैं। इसके लिए यही है कि अगर एकजुट होकर के जो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो संविधान की रक्षा की कस्में और दुहाई देते हैं, उन सारे लोगों को एकजुट होकर के इस तानाशाही रिजीम जो अघोषित आपातकाल के दौर को जी रही है सरकार, उसके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। विधानमंडल हो, संसद हो या सड़क हो, सड़क पर उतरना होगा। यही मेरा कहना है। और इसके लिए चूंकि मुझे निकलना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात, अपने विचार पहुंचाने के लिए। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जो अपने हैं एनडीए के साथी सहयोगी, वो अब आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। चाहे बिहार की बात कर लीजिए आप, और खासकर वक्फ बिल पे साथ कितने लोगों ने दिया ये मायने नहीं रखता, लेकिन विपक्ष का साथ कितनों ने दिया ये मायने बहुत रखता है। क्योंकि विपक्ष, चाहे आप देख लीजिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगहों पे दीपक जी आपने देखा